हम बुलाना चाहेंगे माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी को, जिन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग में बतौर राज्य मंत्री विकास को नया आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वो लगातार निभा रही हैं। और हमारी सहयोगी रसिका पांडे इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि बात जब विकास की हो तो हर विकास के पहिए में हर एक पहिए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो चक्र चलता है उस चक्र में प्रतिमा बागरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। रसिका, थैंक यू सो मच विवेक जी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले प्रतिमा बागरी मेरे सामने बैठी हैं, जो बोलते हैं ना, जब एक महिला कुछ अच्छा करती है तो वो बहुत सारी महिलाओं का मनोबल भी बढ़ाती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। प्रतिमा बागरी जी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सबसे चौंका देने वाला जो नाम था कि रेगांव की विधायक जो पहली बार विधायक बनी वो सीधा मंत्री बन गई। तो मैं आज आपसे इस मंच से ये भी जानना चाहूँगी, सरकार को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जब आपको भी पता चला मैं मंत्री बनने वाली हूँ, मुझे इतनी बड़ी भूमिका मिलने वाली है, तो वो कितना आपके लिए वो बहुत बड़ी बात थी? किस तरीके से आप उसको देखी, क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त? इसको मैं ऐसे परिभाषित करूँगी कि आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आप टॉप करते हो। तो वैसा कुछ फीलिंग्स उस वक्त आई, और बिल्कुल ये चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और जब मंत्रिमंडल में नाम आया और एकदम वो खुशी और जो महसूस कर रहे थे वो बिल्कुल वही था कि जो कभी आपकी इच्छा रहे और एकदम से अचानक से आपके सामने आ जाए, तो वही खुशी, वही अनुभव, वही सरप्राइजिंग महसूस हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत शॉकिंग था आपके लिए भी, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, निभा भी रही हैं, बहुत बेहतर कर भी रही हैं। आज हम इस मंच से बात कर रहे हैं विंध्य के उड़ान की, विंध्य के विकास के रफ्तार की। लगातार आप किस तरीके से देख रही हैं एक महिला होने के नाते कि विंध्य में महिलाओं के लिहाज से किस तरीके से काम किया जा रहा है? कहाँ पर आप विंध्य का ग्राफ देख पा रही हैं इस 1 साल में? देखिए, एक तो पहली बार विधायक और पहली बार मंत्री, और मध्य प्रदेश की सबसे युवा मंत्री, तो एक प्राउड फील होता है उसके लिए कि ये अचीवमेंट इतनी जल्दी मिली है। और साथ ही एक बहुत बड़ा संघर्ष रहता है कि इस अचीवमेंट को सक्सेसफुली हम निभा भी सकें, और हमारी जो यूथ है उसके लिए ये मोटिवेशन भी हो। तो उसको मैं एक उस लहजे से देखती हूँ कि मैं अपने माध्यम से उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा आइकॉनिक काम करूँ, या मेरी जो गतिविधियाँ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस क्षेत्र से प्रभावित होकर के और राजनीति में आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है महिला सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की, तो वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो करने से होगा। और संभवतः महिलाएं अगर प्रेरित होंगी तो देखकर प्रेरित होंगी, तो वो प्रेरणा देने का काम मैं कर सकूं, तो मेरा ये प्रयास रहता है। और संभवतः हमारे जितने भी बड़े हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको देखते हुए, उनके कार्यशैली देखते हुए लगातार ये प्रयास रहता है कि क्षेत्र के विकास के लिए जितने अधिक से अधिक कामों को मैं कर सकूं वो करती हूँ। बिल्कुल, आप कर भी रही हैं, बेहतर भी कर रही हैं। मैं आज आपके लुक को लेकर भी बात करूंगी, क्योंकि हम लगातार नोटिस करते हैं जो आपका एक स्टाइल है, एक अलग ऑरा आप क्रिएट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये भी संदेश दे रही हैं। क्योंकि देखिए, साड़ी हमारा लिबास, पुरुषों का लिबास, ये जो आप सदरी पहनी हुई हैं, आप बता रही हैं कि सब मुझ में ही है और मैं ये आयाम गढ़ रही हूँ। तो मान ले ऐसा ही कुछ है, एक मैसेज देने की कोशिश है इस ड्रेस से? मैं इस ड्रेस को लेकर ये कहना चाहती हूँ कि जनरली आज की जनरेशन है जो ये मानती है कि वेस्टर्न आउटफिट में ही हम बहुत स्मार्ट लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और साड़ी हमारा परिधान है, एक इंडियन कल्चर की पहचान है। तो साड़ी के पहनावे मात्र से आपकी गुड लुकिंग और आपकी पर्सनैलिटी कितनी एनहेंस हो जाती है, ये एक प्रयास रहता है कि मेरे साड़ी पहनने के स्टाइल से ही शायद लोगों पसंद आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह साड़ी पहने, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है साड़ी पहनने के लिए प्रेरित हों।
बिल्कुल। तो देखिए कि आप जो बोल रहे हैं कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए हो भी रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी लोग आपको सराह भी रहे हैं, क्योंकि आपका एक अलग ही ऑरा है। मैं साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि राजनीति में आने से पहले आपको खेती बाड़ी में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो क्या अभी समय निकाल पाती हैं और आप विंध्य में किस तरीके से इसके अवसर देखती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अवसर हैं विंध्य में? देखिए, खेती हमारी सबसे बड़ी कहते हैं आय का स्रोत रही है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। हमारी विंध्य में पैडी का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और यदि आप कृषि से दूर हैं और उसकी जानकारी नहीं रखते तो संभवतः आपको विकास के कार्यों को करने में बड़ी कठिनाई होगी। तो जब तक आपको उसको धरातल से नहीं जानेंगे और उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या हमको कार्य करने चाहिए, उसको नहीं जानेंगे तो आप उस क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसानी को मैंने बहुत बारीकी से जाना भी है, देखा भी है, किया भी है। तो आज ये प्रयास रहता है, मैं जाती हूँ अपने खेतों में भी जाती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से अभी आधुनिकता बहुत आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी से खेती होने लगी हैं और एक जो परसेप्शन है कि लोग खेती को छोड़ करके और व्यवसाय में भागते हैं या शहर की तरफ नौकरियों के लिए भागते हैं, तो अब जो ट्रेंड आया है कि कम अगर आपके पास जगह है और आप अगर पढ़ लिख करके होशियार हो गए हैं तो आप बहुत से कम जगह में कैसे दुगनी या तिगुनी आय के साथ खेती कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए हैं। तो किसानों को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है और उसमें मेरे ख्याल से अभी की युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकेगी। तो प्रयास रहता है कि कृषि के क्षेत्र में उनको जो आजकल बीएससी एजी कर रहे हैं तो उनको प्रेरित करना कि आप अपने ही गांव में ऐसा कुछ करके दिखाओ कि लोग नौकरी के लिए ना जाए बल्कि आ करके जो उनके पास ज़मीन है तो उसी में कृषि करके अपनी आय को दुगनी और तिगुनी कर ले। बिल्कुल। तो देखिए, विंध्य के विकास की तो बात हो गई, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि विपक्ष भी सवाल उठाता रहता है कि मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी है कि महिला अपराध बढ़ भी रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किन प्रयासों से इसे रोका जा सकता है और आप किस तरीके से देखती हैं इसको कि क्या बेहतर और किया जा सकता है इसको रोकने के लिए? देखिए, अपराधों की श्रेणी जो है मानसिकता को लेकर होती है और ख़ास करके आप यदि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाते हो तो ये विचारधारा थोड़ी सी कम होती है और इसका बढ़ावा एक और चीज़ के कारण होता है जो कहते हैं नशा। तो यदि नशा आदमी करने लग रहा है या युवा पीढ़ी कर रही है तो वो इस क्षेत्र में गलत विचारधारा में जाती है, गलत कृत्यों की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रयास करने चाहिए कि लोगों को नशे से दूर रखें। जब इंसान की मानसिक स्थिति बहुत स्टेबल होगी तो वो ऐसे कृत्यों को करेगा नहीं और जब संभवतः वो नशे की लत में होता है या नशे में होता है तो ऐसे अपराधों का होना पाया जाता है। जो मेरा एनालिसिस है, मैं मानती हूँ कि जितने भी महिलाओं के साथ अपराध होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि नशे की वृद्धि को रोके और हमारी सामाजिक चेतना होनी चाहिए। हमें हमारे पुरुष वर्गों को ये मेंटली जो कहते हैं कि ये प्रिपरेशन बचपन से देनी चाहिए कि महिलाओं का न केवल सम्मान करना बल्कि समाज की वो एक हिस्सा है और बराबरी से आपके चल रही हैं तो उनका संरक्षण और उनका सुरक्षा करना भी हर एक आम नागरिक की जवाबदारी है। और जिस दिन ये विचारधारा लोगों तक पहुंच जाएगी, एक एक व्यक्ति इसका अनुसरण करने लगेगा तो समाज से जो ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि बच्चों को बचपन से इसकी सीख देनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया मैम हमसे खास बातचीत करने के लिए, उस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया।